जय हिंद दोस्तों, मैं उदनेश। आज मैं बायोलॉजी का एक टॉपिक प्रजनन तंत्र को लेकर आया हूँ। यह टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। यह टॉपिक जो है वो हर जेंट्स और हर लेडीज़ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक पढ़ने के बाद आपके कई मन में सवाल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, महिलाओं में पीरियड की समस्या क्यों होती है, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसमें महिला की कितनी दोष है, पुरुष की कितनी दोष है। लड़कों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कि हस्त मैथुन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चनों का जो है वो समस्या दूर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्रजनन को समझते हैं कि प्रजनन क्या है। तो सिंपल सा आप ये अपनी बोलचाल भाषा में याद रखिए कि बच्चा पैदा करना को ही क्या कहते हैं, तो प्रजनन कहते हैं। और बच्चा पैदा करने के क्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं उसे प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो चलिए हम लोग प्रजनन के टाइप को देखते हैं। प्रजनन जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो पहले हम लोग अलैंगिक जनन को ही समझते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीधा साधा बोलचाल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है और फिर भी एक अपने जैसा हुबहू बच्चे का जन्म देते हैं, तो उसे जो है वो अलैंगिक जनन क्रिया कहते हैं। अलैंगिक जनन क्रिया जो होती है वो समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक इस तरह से बड़ा सेल रहेगा और बीच में केंद्रक रहेगा और ये बीच में क्या हो जाएगा, इस तरह से पचक जाएगा और फिर दो नए सेल बन जाएगा। समझे ना। इसी को क्या कहते हैं, तो अलैंगिक जनन कहते हैं। ये मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में होती है। जैसे कि आपको याद रख सकते हैं, ये कुछ उदाहरण हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, स्पंज हो गया। ये सारे जीवों में जो है वो अलैंगिक जनन होती है। तो सिंपल सा आप अलैंगिक जनन अपने भाषा में याद रखिए कि जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, समझे ना, फिर भी बच्चे अपने जैसा एक बच्चे को जन्म देना को क्या कहते हैं, तो अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें से कुछ केवल ये याद रखिए, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, दूसरा टाइप होता है लैंगिक जनन। आप समझ ही गए कि उसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है, इसमें मेल फीमेल की जरूरत होती है। इसमें क्या था कि एक कोई भी जो है वो अपने जैसा अन्य को बना सकता है। इसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है अलैंगिक में। लैंगिक में मेल और फीमेल की जरूरत होती है। इसमें मादा और नर नर जो है वो निषेचन करते हैं। तो चलिए हम लोग लैंगिक जनन, जो मानव का प्रजनन जो है वो किस में आता है, तो लैंगिक जनन में। इसमें मेल और फीमेल की जरूरत होती है। तो पहले हम लोग मेल की ओर बढ़ते हैं कि मेल का प्रजनन तंत्र देखते हैं हम लोग मेल का। तो सिंपल सा हम यहाँ एक ग्राफ बना के रखें ताकि आपको याद रखिए। तो मेल का जो है सिंपल सा पहले याद रखते चलेंगे। मेल का जो है वो मुख्य जनन अंग जो है वो टेस्टिस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वृषण। हिंदी में क्या कहते हैं, तो वृषण। तो मेल का जो है वो सबसे प्रमुख या प्राथमिक जनन अंग जो है वो कौन होते हैं, तो टेस्टिस होता है। टेस्टिस जो है, टेस्टिस के जस्ट पीछे साइड में, टेस्टिस जो होती है उसके पीछे साइड में एक मांस का गुत्था भरा रहता है। ये इसे क्या कहते हैं, तो अधिवृषण कहते हैं, एपिडिडमिस कहते हैं। ये लगभग 5 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है, लगभग 5 मीटर की होती है। याद रखेंगे, अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है, तो 5 मीटर की होती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो टेस्टिस के पीछे पाया जाता है ना। ये टेस्टिस के पीछे पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब क्या है कि ये जो टेस्टिस जो है, ये हमारा टेस्टिस के बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी। टेस्टिस में ये छोटे छोटे जो है यहाँ छिद्र पाई जाती है, एक नलिका पाई जाती है, समझे ना। उसे कहा जाता है शुक्र जनक नालिका। क्या कहते हैं, ये छोटी छोटी जो है वो क्या कहते हैं, तो नालिका है। तो इसे के क्या कहते हैं, शुक्र जनक नालिका। शुक्र जनक नालिका, शुक्र जनक नालिका जो है वो 2 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनी है। पहला को नर जर्म सेल कहते हैं और दूसरा को कहते हैं सर्टोली सेल।
याद रखेंगे कि नर जर्म सेल में जो है वो छोटी छोटी छिद्र पाया जाता है और यहां से शुक्राणु बनाता है। ये क्या बनाता है? शुक्राणु। तो बोलेगा कि टेस्टिस में शुक्राणु कौन कोशिका बनाती है? तो नर जर्म कोशिका बनाते हैं शुक्राणु, स्पर्म, है ना। क्या कहते हैं इसे? स्पर्म कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और सर्टोली सेल क्या करता है? तो ये बने हुए शुक्राणु को ये पोषण देता है, पोषण, और परिपक्व करता है, मैच्योर करता है ना, परिपक्व करता है ये। तो याद रखेंगे इस चीज को। तो स्पर्म का निर्माण कहां होती है? तो टेस्टिस में होता है। जब भी हम लोग में सेक्सुअल डिजायर आती है, सेक्सुअल जो है सोच आने लगती है, तो टेस्टिस में जो है वो स्पर्म बनने लगता है। कौन बनाता है स्पर्म? तो शुक्र जनक नालिका द्वारा बनता है। ये दो प्रकार के सेलों से मिलकर बने हैं। एक शुक्राणु बनाता है और उस बने हुए शुक्राणु का पोषण दूसरा देता है ना। तो नर जर्म कोशिका शुक्राणु बना रहा है और इस बने हुए शुक्राणु को सर्टोली सेल जो है वो पोषण एवं परिपक्व करता है। जैसे ये परिपक्व हो जाता है तो ये किस में आ जाता है? तो ये चला जाता है अधिवृषण में। ये वाला भाग में आ जाता है, अधिवृषण वाला क्षेत्र में, है ना। ये वाला अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 5 मीटर। हाँ, एक पॉइंट और याद रखेंगे, नोट देके आप लोग लिखते चलेंगे कि टेस्टिस जो है वो शरीर के बाह्य अंग में है, शरीर के अंदर में नहीं है, शरीर के बाह्य अंग में है। हम लोग देखिए, हम लोग का शरीर, मानव शरीर का औसतन तापमान जो होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन इस टेस्टिस को जो है वो शुक्राणु बनाने के लिए लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान चाहिए, है ना। इसीलिए इसे शरीर के बाहर एक थैली में रख दिया गया है, समझ ना। तो याद रखेंगे, बोलेगा टेस्टिस जो है वो शरीर के बाह्य अंग में आता है या फिर आंतरिक अंग में। तो आपको याद रखना है ये बाह्य अंग में है। बोलेगा क्या कि टेस्टिस में शरीर के तापमान से कम होता है या अधिक होता है? तो याद रखना है टेस्टिस के तापमान जो है वो शरीर के तापमान से कम होती है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए यहाँ शुक्राणु बनाने के लिए। अब जब शुक्राणु बन गया, शुक्राणु बन गया तो ये अब किधर की ओर बढ़ेगा? तो ये जो है ये बढ़ेगा, शुक्राणु जो चला गया किसमें? तो अधिवृषण में चला गया। और अधिवृषण के बाद जो है ये कहां चला जाएगा? तो ये चला जाएगा शुक्र वाहिका कहते इसे, है ना, शुक्र वाहिका, वैस डिफेंस। ये नली में, इस नली के द्वारा जो है वो यहां पर ही आ जाते हैं। और यहां पर ही एक जो है क्या पाया जाता है? तो एक ग्रंथि जैसा पाया जाता है जिसे शुक्राशय कहते हैं। तो यहां पर ही अब शुक्राणु जो है वो कहां पर ही आ जाता है? तो शुक्राशय में आ जाता है और यहीं पर ही आके स्टोर हो जाती है, समझ ना। इसके बाद ये शुक्राणु जो है, ये शुक्राणु यहां जो आया, ये शुक्राणु, ये जो यहां एक ग्रंथि दिख रहा है, इस ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। तो जब अब ये जो शुक्राणु जो यहां बना है इस नाली के द्वारा पहले कहां पे आ गया? तो शुक्राशय में आ गया। और शुक्राशय के बाद फिर कहां जा रहा है? तो शुक्राशय के बाद चला जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि में चला जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि एक ग्रंथि है जहां शुक्राणु का लगभग 15 से 20% भाग को ये बनाता है, समझ ना। अभी जितना जो स्पर्म हमें चाहिए उतना नहीं बना है, तो ये कौन बनाता है बाकी? तो प्रोस्टेट ग्रंथि बनाता है। याद रखेंगे, हस्तमैथुन के दौरान जब लड़के सब हस्तमैथुन करते हैं तो हस्तमैथुन के दौरान जो यही प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या हो जाता है? तो जख्म हो जाता है, घायल हो जाता है। इसीलिए यहां पर ही जख्म हो जाएगा तो ये प्रोस्टेट कैंसर नामक एक बीमारी हो जाता है। तो हस्तमैथुन करना नहीं चाहिए, क्योंकि हस्तमैथुन ज्यादा कीजिएगा तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो क्या हो जाएगा? तो उसमें जख्म हो जाएगा, क्योंकि हस्तमैथुन के दौरान वहां चोट लगेगा और चोट लगेगा तो वहां जख्म होगा और जख्म होगा तो एक बीमारी होगी जिसे कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। तो देखिए, अब यहां पर ये शुक्राणु जो है अब यहां से इस वाले भाग में आए, उसके बाद फिर यहां प्रोस्टेट ग्लैंड में चले गए और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद देखिए ये वाला, देखिए ये वाला जो है वो मूत्राशय है। यहीं पर ही जो है वो मूत्र जो है वो स्टोर होती है। जब यहां भर जाता है तो हमें क्या होती है? तो वॉशरूम की फील होती है ना। और इसी रास्ते से होते करते जो है वो मूत्र क्या होती है? तो बाहर हो जाती है। लेकिन स्पर्म भी यही मूत्र वाहिनी के द्वारा ही क्या होती है? तो बाहर आती है। तो याद रखेंगे, मूत्र मार्ग द्वारा ही, मतलब कि मूत्र वाहिनी द्वारा ही स्पर्म भी बाहर आती है और मूत्र भी बाहर आती है। इसके लिए अलग से कोई
रास्ता नहीं है स्पर्म को बाहर आने के लिए। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहां सिंपल सा आपको याद रखना है कि टेस्टिस में ही क्या करती है, तो शुक्राणु की निर्माण करती है। टेस्टिस के पीछे में क्या होती है, तो अधिवृषण पाया जाता है। अधिवृषण के द्वारा, अधिवृषण, और ऐसे क्वेश्चन बोल लेता है कि अधिवृषण मतलब ये वाला भाग और ये वाला शुक्राशय को जोड़ने का कार्य कौन करती है, तो कौन करती है, तो शुक्र वाहिका कहती है ना। कौन करती है, तो शुक्र वाहिका करती है। ये चीजें आपको याद रखना है, समझ ना। तो हम लोग देख लिए कि टेस्टिस से क्या निकलता है, तो शुक्राणु निकलता है, स्पर्म निकलता है। और एक चीज और देखते हैं हम लोग कि टेस्टिस में एक हार्मोन निकलती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टो आपको 2 बार में तोड़ के पढ़ना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन लगभग 12 से 14 वर्ष के बाद जो है ये स्रावित होने लगती है। जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलने लगता है तो पुरुषों में जो है वो मोछ दाढ़ी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके आवाज में जो है वो भारीपन हो जाएगा और जो है वो सख्त मांसपेशियां उत्पन्न होने लगेगी, है ना। कठोर मांसपेशियां की निर्माण होने लगेगी। जिस व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक मिलेगा उसकी मोछ दाढ़ी जो है वो बहुत घना आएगी, समझ ना। जब आप पार्लर में जाएंगे तो आपको छीलने में ही दिक्कत होने लगेगा उसे, ठीक है। लेकिन जिसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगा वो उसमें जो है वो बाल दाढ़ी जो है वो थोड़ी पतली आएंगे, मतलब कि छाट बीड़ आ जाएंगे, थोड़ा बहुत फेकल जैसा, सब फेंक दिया है भगवान, उठा लिए तनिकुन यहाँ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो मोछ दाढ़ी अगर किसी में पूरा घना है तो समझ जाना इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ज्यादा आ गया है। और कम आएगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो थोड़ी बहुत आएगा, उसी को सौंट के रखना पड़ेगा, समझे ना। चलिए, तो यहां तक हम लोग देख लिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देख लिए। एक बात और याद रखना है, ये जो शुक्रजनक नालिका जो है जिसमें 2 प्रकार के कोशिका से बना होता है, नर्म जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल। इसमें से आपको ये याद रखना है क्योंकि ये शुक्राणु को बनाता है। तो याद रखना है नर जर्म सेल जो है ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करता है। ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करता है। आपको अगर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर देंगे, हम इस पर वीडियो बना देंगे। अब बात कर लेते हैं टेस्टिस की औसत लंबाई की। तो लंबाई जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, जबकि चौड़ाई की बात करेगा तो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। तो ये सब भी आपको याद रख लेना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं फीमेल के प्रजनन तंत्र। फीमेल का जो प्रजनन अंग जो है वो मुख्य रूप से अंडाशय है। अंडाशय जिसे ओवरी कहते हैं। ये ओवरियों की संख्या जो है 2 होती है और ये आमतौर पे अंडे की आकार जैसे होती है। ओवरी से जो है वो अंडाणु का निर्माण होती है और ये अंडाणु जो है वो कहाँ चल के आती है, तो इस वाले एरिया में, ये वाले एरिया में आके रहती है। ये वाला पूरा सिस्टम को यहां से यहां तक को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना, अंडवाहिनी नालिका कहते हैं, इंग्लिश में फॉलोपियम ट्यूब। लेकिन यहां पर जो इस तरह से एक थोड़ा सा डब्बा जैसा बना हुआ इस वाले भाग को कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं इसे, एम्पुला। तो अंडाशय से अंडाणु जो है वो निकल कर यहां पर आकर स्टोर होती है और इंतजार करते रहती है किसका, तो स्पर्म का। अब स्पर्म जो है वो योनि के माध्यम से होते करते ये यूट्रस में आता है, ये वाला यूट्रस है, और यूट्रस जो है वो यूट्रस से जो है वो चलकर कहां तक जाएगा, तो एम्पुला तक जाएगा। और एम्पुला तक जाने के बाद यहाँ निषेचन होगा और निषेचन होने के बाद यहीं पर ही निषेचन हुआ तो ये फिर यूट्रस में आके ये बेबी यहाँ पर ही पलता है। जब तक बच्चा जन्म नहीं हो जाता है उसे भ्रूण कहते हैं। यहाँ जो बच्चा जो पल रहा होता है यूट्रस में उसे भ्रूण कहते हैं, है ना, भ्रूण। तो ये भ्रूण जब तक जन्म नहीं लेगा बच्चा, ये भ्रूण ही कहलाएगा। हम एक सवाल किए थे कि यदि किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें मेल का कितना दोष है और फीमेल का कितना दोष है। तो आपको हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों का 50-50 चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो महिलाओं में पीरियड की समस्या होने के कारण ज्यादातर महिलाओं में होती है। देखिए, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मेल का स्पर्म में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्पर्म जो है डिस्चार्ज कहाँ होती है, तो यूट्रस में, यहां तक ही आता है। इसके बाद इसको चलकर खुद जाना रहता है कहां तक, तो
एम्पुला तक जाना रहता है। अगर ये एम्पुला तक नहीं जा पाएगा तो फिर निषेचन नहीं होगा, क्योंकि अंडाणु जो है ये यहीं तक आएगा और यहाँ के बाद आगे नहीं आएगा। यहाँ निषेचन होगा तो फिर यहाँ पर ही आएगा और यहाँ पर ही भ्रूण बन के रहेंगे, समझे ना। तो इस तरह से निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फॉलोपियम ट्यूब में। और खोखर के पूछेगा तो कहाँ? तो एम्पुला में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये अंडाशय में अंडाणु के अलावा 3 हार्मोन को भी निर्माण करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन मुख्य रूप से 12 से 14 वर्ष के आसपास निकलना स्टार्ट हो जाता है। यह हार्मोन जैसे ही स्रावित होता है तो लड़कियों का में जो है वो सेक्सुअल डिजायर जो है वो बढ़ने लग जाती है और उसके अंग में वृद्धि होने लगता है, जैसे स्तनों में वृद्धि होने लगेगी, है ना, योनि में फैलाव हो जाएगा, थोड़ी सी विकास हो जाएगा। तो इस तरह से कई अंगों में परिवर्तन होने लगता है। जब तक ये एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं आ रहता है, लड़की पापा पापा करते रहते हैं, स्वैना, और कहते हैं माई पापा इज बेस्ट पापा। ऐसे जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन आने लगता है, करने लगते हैं बाबू। लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम रहते कहाँ हो, तो मैंने भी कह दिया अपने बाबू के दिल में। बाबू स्वैना, ऐसे तो एस्ट्रोजन हार्मोन का ही कमाल है, बाबू वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके अलावा एक हार्मोन और प्रस्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये यूट्रस में पल रहा बच्चा को प्रोटेक्ट करता है और ये हार्मोन तब स्रावित होता है जब गर्भाशय में जो है वो निषेचन होकर भ्रूण पलते रहता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के वजह से महिलाओं के स्तन ग्रंथियों में जो वो दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। आजकल महिलाओं में सबसे ज्यादा जो कमी हुआ है वो रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हुआ है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो महिलाओं के जब गर्भाशय से बच्चा जब यानी कि जन्म लेने की अवस्था में आ जाती है तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो योनि को जो है वो फैलाता है, लेकिन रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो जाने के कारण ये फैल नहीं पाता है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। और ये मुख्य रूप से खान पान के कारण होती है। आजकल के महिला सब क्या करने, देखो ये सब सारी ग्रंथि हैं, है ना, और ये ग्रंथि से ही ये सब हार्मोन वगैरह निकल रहे हैं। अब ये हार्मोन ग्रंथि मतलब होता है एक प्रकार का थैला, ये समझो एक थैला ही है, समझे ना। अब ये थैला से यहाँ से धक्का-धक ये सब हार्मोन निकलेगा। ये तभी निकलेगा जब आप खान पान में अच्छा रखिएगा, समझे ना। ज्यादातर साग सब्जी खाइएगा, तेलोनी पदार्थ कम खाइएगा, क्योंकि तेल पदार्थ जो है वो छिद्र, जहाँ ये छिद्र होती है, ये ग्रंथियों में छिद्र होती है, छिद्रों को बंद कर देता है। जब छिद्र बंद कर देगा तो ये सब हार्मोन स्रावित ही नहीं होने लगता, और जब ये हार्मोन स्रावित ही नहीं होगा तो नॉर्मल डिलीवरी होगा ही नहीं। अगर रिलैक्सिन हार्मोन, तो रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो जाने के कारण जो है वो आमतौर पर नॉर्मल बच्चे नहीं हो पाते हैं, आमतौर पे ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन होते हैं। तो याद रखिए कि महिलाओं सबको रिलैक्सिन हार्मोन की लाने के लिए आप थोड़ा कामकाज कीजिए, तेलोनी पदार्थ, मसालेदार पदार्थ कम खाइए, है ना, और एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, सब सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि फीमेल की ओर से। फीमेल में आपको एक चीज और याद रखना है, ये जो योनि मार्ग के बाद यहाँ से थोड़ा सा अंदर में एक झिल्ली पाया जाता है जिसे कहते हैं हाइमन झिल्ली। ये हाइमन झिल्ली एक पतली झिल्ली होती है, श्लेष्मा का बनी होती है। ये झिल्ली कभी कभी जो है वो सेक्स के दौरान ही टूटती है, कभी कभी जो है वो खेल कूद या साइकिल वगैरह चलाने के दौरान ये झिल्ली टूट जाती है। तो लड़कों में एक अफवाह फैला रहता है कि यदि शादी के बाद अगर आपकी बीवी सेक्स के दौरान जो आपकी बीवी के योनि से ब्लड आया तो समझ जाना कि वो पहले सेक्स नहीं की है। तो ऐसा ये अफवाह नहीं है। आजकल जो है वो महिला सब काम वगैरह करने के दौरान भी ये टूट सकती है। तो ऐसा नहीं कि केवल सेक्स के दौरान ही ये हाइमन बोन टूटती है, नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देख लिए और इसके बाद हम लोग इसको भी देख लिए। तो आप समझ गए में आ गया कि ये क्या होता है। थोड़ी सी अब महिलाओं का हम लोग पीरियड को देख लेते हैं। मासिक चक्र देखिए, मासिक मैं बताए हैं क्या हूं कि महिलाओं में अंडाशय की संख्या 2 होती है। एक महीना ये काम करेगा, एक महीना ये, दोनों एक ही बार काम नहीं करता है ना। और ये भी आपको याद रखना है कि जब लड़कों में जब यहाँ पर स्पर्म जब डिस्चार्ज हो रहा है तो स्पर्म की संख्या लगभग जो है वो 300 मिलियन, है ना, 300 मिलियन होना चाहिए। और अगर देखा जाए क्वांटिटी में तो 2.5 से लगभग 3.5 मिलीलीटर होना चाहिए इसकी संख्या, सॉरी इसकी क्वांटिटी। अगर ये कम होगा
तो भी पुरुषों में जो है वो जनन की समस्या उत्पन्न होगी, है ना। अगर आपका स्पर्म की क्वांटिटी कम है तो भी जो है आपका जो है वो जनन में दिक्कत होगी। तो इस तरह से आपको हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। तो एक बार ये चलती, एक बार ये चलती, लगभग जो है ये मासिक चक्र लगभग 28 दिन की होती है, कभी कभी ये 35 दिन तक चला जा सकता है, 28 से 35 दिन होती है। 1 से लेके 5 दिन तक जो है, देखिए क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर 1 से 5 दिन तक लगभग पीरियड आती है, पीरियड के बाद 6 से लेकर 14 दिन तक जो है यहाँ पर ही जो है वो अंडाणुओं का निर्माण होते रहता है। और अंडाणु के निर्माण होने के बाद 14 से लेकर कम से कम 20 दिन तक जो है यहाँ पर ये परिपक्व होकर यहाँ पर ये आ जाती है ना, एम्बुला में आ जाती है। और यहाँ पर ही जो है वो निषेचन की क्रिया को देखते रहती है। जब निषेचन नहीं होगा तो फिर ये अपने आप ये जो है वो नष्ट हो जाती है और ब्लड के माध्यम से, पीरियड के माध्यम से फिर बाहर आती है। तो यदि आपका यदि आपका अंडाशय में अंडाणु नहीं बनेगा तो पीरियड की प्रॉब्लम होगी। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी, अगर किसी का स्पर्म की क्वांटिटी कमी हो या फिर ये किसी का स्पर्म यूट्रस तक तो आ जा रहा है लेकिन फॉलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो उस कंडीशन में जो है मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम को निकालकर डॉक्टर सब निषेचन करा देते हैं, खुद से मिला देते हैं, उसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो मेल का क्या हुआ, स्पर्म निकाल लिया, फीमेल का ओवम निकाल लिया और निषेचन करवा देता है, उसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसी से संबंधित आपको याद रखना है सरोगेंट मदर। सरोगेंट मदर किसे कहते हैं? तो देखिए, एक पुरुष और एक महिला मतलब पति पत्नी अपनी दोनों स्पर्म और ओवम को निषेचन करवा के किसी अन्य महिला के यूट्रस में मतलब गर्भाशय में डाल देते हैं, समझे ना, और ये महिला जो है वो बच्चे को जन्म देती है, तो ये महिला को कहा जाएगा सरोगेंट मदर, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। बम्बई में ये सबसे ज्यादा होता है क्योंकि फिल्म स्टार, हीरो हीरोइन अपना फिटनेस बनाने के लिए पति का स्पर्म और अपना ओवम को निषेचन करवा के किसी अन्य महिला को पहला पे डाल देते हैं, उसके बदले उसे पैसा देते हैं, समझे ना। तो ये सरोगेंट मदर हो गया। अब इसी से आपको याद रखना है थोड़ा सा जुड़वा बच्चा, ट्विंस बेबी। तो याद रखिएगा कि जब स्पर्म एक ओवम से मिलेगा, एक ओवम और एक स्पर्म की निषेचन होगा तो एक सामान्य बच्चा होगा, एक नॉर्मल बच्चा, एक बच्चा होगा। यदि एक स्पर्म जो है, एक स्पर्म 2 ओवम से टकरा गया, है ना, एक स्पर्म इधर से मेल का आया एक और इधर 2 से टकरा गया, तो जुड़वा बच्चा होगा और हमशक्ल वाला होगा, हमशक्ल वाला बच्चा यहां पर ही होगा। लेकिन यदि 2 स्पर्म और एक ओवम से टकरा गया तो इसमें जुड़वा बच्चा होगा, लेकिन डिफरेंस वाला जुड़वा बच्चा होगा, है ना, क्या होगा, जुड़वा बच्चा होगा। अब देखते होंगे कभी कभी हम लोग नसबंदी की चर्चा करते हैं, नसबंदी। तो ध्यान से समझेंगे कि नसबंदी, अगर पुरुषों में नसबंदी होता है तो ये वाला वैस्क डिफरेंस नेप्स को क्या कर देता है, तो काट दिया जाता है। तो पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो वैस्कोटॉमी कहा जाता है, क्योंकि वैस्क डिफरेंस नस को काट देते हैं, इसीलिए वैस्कोटॉमी कहा जाता है। वही महिलाओं में जो है वो नसबंदी जो है ये फॉलोपियन ट्यूब को यहाँ पर ही बांध दिया जाता है, ये फॉलोपियन ट्यूब को खत्म कर दिया जाता है, अब निषेचन यहाँ नहीं होगा, ये फॉलोपियन ट्यूब बांध दिया जाता है। तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं क्या, तो ट्यूबिकोटॉमी, क्योंकि ये ट्यूब जैसा है ना, साइकिल का ट्यूब जैसा है ये, तो ट्यूबा को बांध दिया तो इसे कहते हैं ट्यूबिकोटॉमी। तो महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबिकोटॉमी, जबकि पुरुषों में वैस्कोटॉमी के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारे सीखने को मिला होगा। तो आप इस पर सावधानी रखिए कि महिलाओं सब खास करके कि रिलैक्सिन हार्मोन कमी ना होने दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।